आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 कक्षा 9 हिंदी। तो शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण आया। अनायास मतलब अचानक, स्मरण मतलब याद, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। लघु प्राणी कौन है? गिलहरी, ठीक है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काग भुसुंडी मतलब कौवा। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे विचारे पुरखे न गरों के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही दे देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। अवमानना मतलब अनहोनी होना। जब कौवा बोलता है तो कहते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। संधि मतलब मिलने पर। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी उस गिलहरी के बच्चे को कौवा अपना भोजन बना रहे हैं। काकद्वय की चोंच के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय मतलब कौवे के दो चोंच उस छोटे प्राणी के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। यानी वह गिलहरी का बच्चा गमले में लिपटा पड़ा था। सब ने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। यानी सभी ने देखा तो बोले कि कौवे की चोंच से अब यह गिलहरी का बच्चा नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, यानी छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना है। लेखिका कहती हैं, परंतु मेरा मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आए। हौले मतलब धीरे से। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। यानी उसके घाव को पोंछकर रुई से उसके घाव में मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका। यानी कह रहे हैं कि वो घायल था, उसको दूध पिलाने के लिए मैंने रुई को भिगाकर उसके मुंह में लगाया, पर वो उसका मुंह खुल ना सका, यानी वो पी ना सका। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई, यानी उसके मुंह से बाहर गिर गया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। यानी बहुत घंटों के बाद उसके मुंह में एक बूंद का पानी गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यानी 3 दिन बाद वह अच्छा से स्वस्थ हो, यानी वो ठीक हो गया। और कह रहे हैं कि मेरी उंगली के दोनों पंजों से मेरी उंगली पकड़कर उसकी नीली कांच की जैसी मोतियों जैसी आंखें थी और इधर उधर देख रहा था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, यानी 3-4 महीने बाद उसके स्निग्ध रोएं मतलब छोटे छोटे रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। यानी सबको अच्छा लगने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, यानी अब उसका नाम रख दिया गया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। यानी उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू नाम रखा गया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। यानी उसके रहने के लिए क्या किया गया, उसके लिए डलिया लाया गया और उसमें रुई बिछाकर खिड़की के पास लटका दिया गया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर था। यानी वही डलिया जिसमें रुई बिछाकर रखा गया गिल्लू का घर था 2 वर्ष तक। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। यानी अपने घर पर, यानी उस डलिया पर बैठकर खिड़की के बाहर अपनी छोटी छोटी आंखों से न जाने क्या देखता और समझता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। यानी कह रहे हैं, जब वो बाहर देखता था और कुछ सोचता था तो सब उसे आश्चर्य से देखते थे।
जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उससे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी कह रही है लेखिका कि जब मैं लिखने बैठती तो वो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। यानी वह मेरे पैर तक आता और सर से पर्दे पे चढ़ जाता, जल्दी से, सर मतलब जल्दी से, और फिर उसी तेजी से उतरता और उसी तेजी से उतर भी जाता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघु मतलब छोटा, गात मतलब शरीर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। यानी वो बैठकर मेरे जो भी मैं कार्य करती वो मेरा कार्य देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। यानी जब उसको भूख लगता तो वो चिक चिक करने लगता और यह बताता कि मुझे भूख लगा, और जब उसे काजू या बिस्कुट मिल जाता तो वो लिफाफे में फिर चला जाता और अपने छोटे पंजों से पकड़कर उसे कुतरता यानी खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत मतलब जब फूल खिलने लगता है। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। हौले हौले मतलब धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। यानी जब बाहर की गिल्लियां आती थी तब लेखिका कहती कि अब उसे अपने पन यानी अपनों के बीच छोड़ देना चाहिए। मुक्त मतलब आजाद करना। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। यानी अब वह बाहर जा सकता था। मुक्ति मतलब बाहर आ जा सकता था। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। यानी कह रहे हैं कि इतने छोटे से जीव को पाले गए कुत्ते और बिल्लियों से बचाना एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। यानी जब मुझे आवश्यक काम पड़ता बाहर जाने के लिए तो कमरा हमेशा बंद रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। जब भी मैं बाहर से आती तब वो क्या करता, अपने घोंसले से बाहर आता और मेरे पैर से लेकर सिर तक चढ़ता और फिर सिर से नीचे उतरता। यही रोज कार्य करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। राह मतलब रास्ते, बाहर जाली की रास्ते से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। यानी सभी गिलहरी के बीच में सबका नेता बना रहता था। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। यानी हर रोज वो बाहर चला जाता गिल्लियों के झुंड में और हर रोज की तरह 4 बजे अपने झूले में आकर झूलने लगता था। मुझे चौंकाने का इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। वो मुझे चौंकाने के लिए कभी फूलदान में छुप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में, कभी सोन जूही की पत्तियों के नीचे छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। यानी मेरे पास मैंने बहुत से पशु पक्षी पाल रखे हैं लेकिन उनका मुझसे लगाव उससे कम नहीं है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। यानी इतने मैंने पशु पक्षी पाल रखे हैं लेकिन कोई मेरे खाने वाली थाली में खाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यानी ऐसा मुझे याद नहीं। स्मरण मतलब याद। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब अलग। मैं जैसे ही खाने के लिए कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। यानी जैसे ही मैं खाना खाने के लिए आती या वह खिड़की से बाहर निकलकर आंगन की दीवार पर बरामदा पर से जाकर बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। यानी जहां मैं खाना खाती थी और मेरी थाली में बैठ जाता था। यानी थाली के सामने जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। यानी बहुत कठिनाई से उसे अपने थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। यानी वह एक एक चावल उठाकर बहुत अच्छे से खाता, गिराता नहीं था। सफाई से खाता मतलब गिराता नहीं था बाहर। काजू उसका प्रिय खाद्य था। यानी काजू जो होता है खाने वाला उसका प्रिय खाना था। खाद्य मतलब खाना। और कई दिन काजू न मिलने पर वह
अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। यानी उसे कई दिन काजू ना मिले तो वो कोई भी खाना नहीं खाता था और जो भी दिया जाता था उसे अपने झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। यानी जब तक मैं अस्पताल में थे उसे लोग काजू दे जाते खाने के लिए, तो क्या करता था, वो काजू नहीं खाया। ये यहाँ कह रहे हैं मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। यानी वो खाता था बहुत कम। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी जब भी मैं अस्वस्थ यानी थकी रहती तब वह मेरे तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को ऐसे हौले हौले मतलब धीरे धीरे सहलाता। उसका हटना यानी जब वो हट जाता था तो परिचारिका के हटने के समान लगता है। परिचारिका मतलब देखभाल करने वाली। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। ये लिली 2 वर्ष तक जीवित रहती हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। यानी जब उसकी मृत्यु निकट आई तो रात में अंत की यातना यानी उसके मृत्यु के समय वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मतलब गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी जैसे सुबह हुई, सुबह की किरण उसे स्पर्श मतलब छुई, उसके साथ ही उसका जीवन जागने के लिए यानी वो खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। यानी सोन जूही के नीचे यानी जड़ में उसको दफनाया गया। क्योंकि उसको सोन जूही बहुत प्रिय मतलब अच्छा था। इसलिए भी कि लघुगात का किसी वसंती दिन जूही के पीला छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यानी कभी वो जूही के फूल के रूप में खिल जाने पर मुझे विश्वास होगा। यह कहानी महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है।